शाम ढल रही थी, आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार है। घेरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं पारुल को बेहद पसंद थी। बारिश पारुल के बदन में एक अजब सी सिहरन पैदा करती थी। पारुल आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन सवर रही थी। बन सवर क्या, सजने की रिहर्सल कर रही थी। 3 बार तो साड़ियाँ चेंज कर चुकी थी। पारुल को श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसिस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। पारुल कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती कॉलेज स्टूडेंट जैसी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। पारुल अब तैयार होकर रवाना हो ही रही थी कि उसकी नज़र अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरो चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरो चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटी है। कितनी वारदातें हुई है, लूटमार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं वही तो घटी है। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। ये खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले पारुल का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। पारुल की खामोशी मिसेस कपूर के फोन ने तोड़ी। पारुल ने फोन उठाया और बातें करते वहां से कार में निकल गई। पारुल को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। पारुल ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निखार लिया था। पारुल का स्वागत हंसते चेहरों ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने पारुल को बुरी नीयत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब उन 5 का काम था। इसलिए कॉलेज उसे 5 पापी बुलाती थी। खैर, पारुल भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसलिए उसको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाने और विदाई में पता ही नहीं चला के रात के 11 बज गए हैं। उसे घर पहुंचने में अभी उसे 2 घंटों का फासला तय करना था। पारुल के पति विक्रांत का फोन आता है। हेलो पारुल, कहाँ हो? पारुल ने कहा, मैं शादी में आई थी पर बहुत देर हो गई है। बस मिसेस माथुर के साथ अब निकल ही रही हूँ। पारुल ने बातें खत्म करके फोन रखा। पारुल ने फटाफट से मिसेस कपूर बाय किया और मिसेस माथुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसेस माथुर तो घर के लिए कब की रवाना हो चुकी है। पारुल सोचने लगती है कि अब अकेली घर कैसे जाएगी। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की। शायद थोड़े समय के बाद बारिश होने वाली है। उसने किसी परवाह करे बिना वहां से अकेली निकल पड़ी, मगर वो 5 पापी पारुल की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। पारुल ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया ही था कि बारिश की बूंदाबांदी आने लगी। पारुल मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतजार करे या फिर आगे बढ़े। पारुल को जल्द ही तय करना था उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। पारुल की कार थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा पारुल को सिहरन देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही थी। पारुल बारिश की बूंदोबारी को चीरती आगे बढ़ रही थी। पारुल का आगे बढ़ने का फैसला सही था, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। पारुल हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन पारुल के लिए सचमुच भारी था, क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। किसी से पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे का रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा, और रास्ता साफ होने में सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही पारुल की हवाइयां उड़ने लगी। तभी पारुल देखती है कि कुछ गाड़ियां कच्ची सड़क की तरफ जा रही है। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? पारुल ने किसी से पूछा।
ये कच्ची सड़क शहर जाती है बहन जी। पारुल फिर से सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतजार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतजार करेगी, वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियां के साथ। गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते जा सकती है, इसलिए उसने वो कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला किया। पारुल आगे बढ़ तो रही थी मगर खौफ अभी भी उसके सिर पर मंडरा रहा था। like क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। आगे चल रही गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है, वो सब पारुल की कार से आगे बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि वो सब कारें हेडलाइट के सहारे देखी जा सकती थी। पारुल भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही पारुल बदहवास सी हो जाती है। वो वहाँ अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती गाड़ियाँ एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थी। पारुल अब बेचैन सी होने लगी थी, धड़कनें तेज चल रही थी। उसके माथे से डर की बूंदें एक के बाद टपकने लगी थी, उसके आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वो घबरा के जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने पर्स से फोन निकाला और विक्रांत का नंबर डायल करने लगी, मगर वहाँ मोबाइल कनेक्शन के नाम पर कुछ नहीं था। वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, वो बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से पारुल की नज़र उसके पर्स में जाती है और उसमें एक तावीज़ दिखता है, वो तावीज़ जो पारुल की माँ ने दिया था और कहा था कि ये तावीज़ बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। पारुल ने तुरंत तावीज़ लिया और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ का दिया तावीज़ काम कर गया था, गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई थी। पारुल के तो जान में जान आई हो ऐसे राहत की सांस ली। पारुल तावीज़ की शक्ति से अचंभित हो गई, वह समय व्यर्थ किए बिना वहां से चल दी। पारुल कुछ किलोमीटर का रास्ता तय की थी कि वहां उसे एक बोर्ड दिखता है, उसे बोर्ड पे लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक नाम पते ही रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी सांसें फिर से तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। वही भैरव चौक जिसके बारे पारुल ने पढ़ा था, जहां पर खून, बलात्कार जैसे वारदातें हुई थी। उसने फिर से तावीज़ को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो भगवान से दुआ मांग रही हो कि अब की बार गाड़ी बंद ना हो। मगर ये क्या? पारुल की कार भैरव चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। पारुल ने बाहर का नजारा देखा तो वो बेहद अंधेरा और डरावना था। जुगनू की टिमटिमाती रोशनी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पारुल ने फिर से तावीज़ उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेती हुई गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी के चाबी को दाईं बाईं घुमाकर उसकी उंगलियां तक थक गई थी, मगर अब की बार गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दो बार फोन भी लगाया, मगर वहां भी उसे नाकामयाबी मिली। वो इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसे सामने कुछ दिखा। सामने से सफेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। पारुल उसे देख दहल गई और बदन में कंपकंपी होने लगी। वो आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी, वैसे वैसे एक आकृति से 3 आकृतियां हो गई थी। काले घने अंधेरे में सफेद रंग साफ साफ दिख रहा था। पारुल उसे देख बस सोच रही थी, ये क्या आ रहा है? सफेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत? पारुल के पसीने छूटने लगे थे। पारुल ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद है कि नहीं ये तसल्ली कर ली और वहां बैठे बैठे तावीज़ को थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। अब वो आकृतियां पारुल के गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी थी।
सहमी हुई पारुल जोर जोर सांसें लेकर हल्की सी कनखियों से देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। चांदनी उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पारुल घबरा के जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। पारुल चिल्लाती रही और वो शीशे पर वार करते रहे और एक शीशा तोड़ दिया। शीशे टूटते ही पारुल को कहीं से मदद मिल जाए इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और पारुल का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। पारुल गाड़ी से बाहर गिरकर एक पत्थर से आ टकराई। पारुल मानो अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और वहां से उठ खड़ी हो गई तो उसने देखा कि वहां 3 सफेद चादर ओढ़े 3 शख्स थे। वो तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सब हाथ में चाकू लेकर खड़े थे। पारुल समझ गई कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले पारुल ने सोने चांदी के जेवर निकालने लगी। ये सब ले लो मगर मुझे जाने दो, पारुल से बिलखते हुई उन लुटेरों से कहा। पूर्ण विराम। एक लुटेरे ने तुरंत पारुल के हाथों से सब जेवर छीन लिए। पारुल अभी भी बिकल बिलख कर बस रोए जा रही थी। ये सब तो हम लेंगे ही मगर इतनी लूट काफी नहीं हमारे लिए, एक लुटेरे ने पारुल के उपहावस भरी नजर डालते कहा। पारुल लुटेरों का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहां से भागी। वो तीनों भी पारुल के पीछे भागे मगर सहमी हुई पारुल कितने तक भाग पाती। उन तीनों भेड़िए ने आखिरकार पारुल को पकड़ ही लिया। बचाओ बचाओ, पारुल पूरी ताकत से चिल्लाई, यहाँ तुम्हें बचाने वाले कोई नहीं आएगा। चिल्लाओ, जितना चिल्लाना हो उतना, एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार होता है, वो लुटेरा वही ढेर हो जाता है। पूर्ण विराम। पारुल को एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि ये वार किसने किया। पारुल भी उस तरफ देखती जहां से वार हुआ था। वहाँ वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट होते हैं जिसे कॉलेज 5 पापी कह के बुलाती थी। वो 5 स्टूडेंट बचे 2 लुटेरे पर झपटे हैं, उन्हें मार मार के बेहोश कर देते हैं। पारुल वहाँ सहमी खड़ी आंखों से आंसू बरसाती बस देखती रही थी और सोच रही थी कि जिस 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी वही लोगों ने आज पारुल को बुरे हादसे से बचा रहे थे। मैडम, हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए। ये बंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी थी, अब पुलिस इन्हें मजा चखाएगी, एक स्टूडेंट ने कहा। पारुल बोली, मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोग को गलत समझ रही थी मगर तुम। इनसे आगे पारुल के मुंह से एक शब्द भी निकल नहीं पाए। पारुल के आंसू ही थे जो सारी बातें बयां कर रहे थे। पारुल वहां से सुरक्षित होकर घर गई।